हाँ, तो बच्चों पहले वीडियो में जो है हमने बात की थी कि वास्तविक संख्याओं में कि संख्याओं के लिए दो आधारभूत परमेयिकाएं होती हैं। एक होती है यूक्लिड विभाजन परमेयिका, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। चूंकि ये एक लंबी प्रक्रिया है, इसलिए इसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी कहते हैं, ये भी हम बता चुके हैं। और इसके द्वारा हम दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालना, ये भी बात कर चुके हैं। और इस पे आधारित एक क्वेश्चन भी हमने करवाया था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाता है। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकाला जाता है, वो बात हो चुकी थी। एक एग्जाम्पल हमने दिखाया भी था। तो जिनको समझ में नहीं आया होगा उनके लिए हम एक एग्जाम्पल और अभी बताने चल रहे हैं कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा कैसे निकालते हैं। और इस पर आधारित क्वेश्चन जो है बोर्ड में पूछे जाने के चांसेस भी होते हैं। ठीक, तो एक क्वेश्चन और हम जो है अभी इसमें बताने चल रहे हैं। इसके बाद भी अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो मैंने पहले वीडियो में अपना पर्सनल नंबर दिया है, उस पर फ़ोन करके वो बता सकते हैं, उसकी चर्चा हम कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखें, एक क्वेश्चन हम उठाते हैं, एक एग्जाम्पल और एग्जाम्पल नंबर 2। तो क्वेश्चन के लिए चूंकि बुक की जरूरत पड़ेगी हमको, ठीक, एग्जाम्पल नंबर 2। तो जैसे अगर बात की जाए कि 196 तथा 38,220 का महत्तम समापवर्तक मतलब मासा, जिसको ब्रैकेट में HCF भी कहते हैं, जाने रहिएगा, बोर्ड में किसी भी सिंबल से मिल सकता है। ठीक, का इतने का महत्तम समापवर्तक यूक्लिड विभाजन परमेयिका के द्वारा ज्ञात कीजिए। या इसी को ये भी कह सकता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो भी कह सकता है, दोनों के द्वारा ज्ञात कीजिए। तो प्रक्रिया वही जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया था कि कैसे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये देखना है कि जैसे सॉल्यूशन की अगर हम बात करने अब चल रहे हैं, ठीक, क्वेश्चन तुम लोगों ने देख लिया होगा, और क्वेश्चन को पढ़ भी लिया होगा। तो पढ़, ठीक, अब हम इसके सॉल्यूशन की बात करने चल रहे हैं। तो सॉल्यूशन अगर बात की जाए, चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दोनों संख्याएं हमारी कौन सी हैं। तो दोनों संख्याएं हमारी जो है 196 है और 38,220 है। तो सबसे पहले ये चयनित करना है, ये देखना है कि इन दोनों संख्याओं में बड़ी कौन सी है। तो बड़ी है 38,220। अब 38,220 को रफ कॉपी पे या रफ पेज पे कहीं हम भाग देंगे। 38,220 को हम 196 से भाग देंगे और ये डिसाइड करेंगे कि भागफल कितना आता है, शेषफल कितना आता है। तो शुरुआत कैसे करेंगे, बोर्ड में, कॉपी में या एग्जाम में कैसे शुरुआत करनी है उसकी बात करनी है। तो आइए देखिए, लिखेंगे चूंकि 196 से बड़ा है 38,220, ये हो गया। अब ये तो देख लीजिए, अब 38,220 को 196 से रफली हमने कहा था भाग देना। हम रफ काम नहीं साइड में कर लेना, तुम लोगों को फेयर बे काम नहीं करना है हमारे जो है। तो 38,220 को भाग देना है किससे, 196 से। तो भाग देना तो सब लोग जानते हैं, तो भाग दोगे और याद रखोगे कि भागफल और शेषफल कितना आता है। तो हम बता रहे हैं कि भागफल और शेषफल, चूंकि हम भाग अगर करेंगे तो टाइम लॉस होगा और भाग करने की प्रक्रिया सबको पता ही है, तो टाइम ना लॉस हो इसके लिए हम बता दें कि भागफल इसका जो भागफल आएगा 195 और शेषफल जो आएगा वो 0 आएगा। नहीं,
भागफल इसका कुछ आएगा, शेषफल कुछ आएगा, तो भाग करके यहाँ देखना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि वहाँ कुछ मिस प्रिंटिंग है। तो चलिए 196 से अगर भाग दो तो कई बार जाएगा, यहाँ देखना है, ठीक। 200 होगा तो 400, 4 दूनी 8, एक बार जाएगा, तो लेकर के देखते हैं एक बार, ठीक। तो एक बार ये जाएगा तो 196, 196, क्या 12, 12 में से 6 गए 6, ये बचा 7, हो गया 17, 17 में से 9 गए, 17 में से 9 गए, 9 8 17 होता है तो 8, और ये बचा 2, 2 में से 1 गए, 186 आया, 382 में हम ले गए तो उतार दो। अब कितनी बार जाएगा ये देखना है, ठीक। तो अगर यहाँ की हम बात करें तो 1800 है, तो लगभग 2 9 18, 9 बार अगर ले जा करके देखें तो क्या होता है, पहले चेक कर लिया जाए। 9 6 54 के 4, 9 9 81 और 5 86 के 6, 9 1 के 9, 8 17, 9 8 17 तो जाएगा, ठीक। तो चलिए फिर 9 बार यहाँ ले जाए तो हो जाएगा 9 6 54 के 4, 9 9 81 और 5 86 के 6, 9 1 के 9, 9 और 8 17, ये 12, 12 में से 4 गए 8, और ये बचेगा 5, हो जाएगा 15, 15 में से 6 गए 9, और ये बचेगा 7, 7 में से 7 गया 0, सही है। तो 98, अभी 0 हमारे पास बचा हुआ है, 0 हमारे पास बचा हुआ है। चलिए 5 बार ले चलते हैं, फिर 5 बार ले चलते हैं, देखते हैं, पहले चेक कर लिया जाता है जाएगा कि नहीं जाएगा, तब देखेंगे। 5 बार अगर ले जाएंगे तो 5 6 30 के 0, 5 9 45 और 3 48 के 8, 5 के 5 4, हाँ जाएगा 5 बार, तो 5 बार ले जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में 980 पूरा आ जाएगा, शेषफल 0 हो जाएगा, ठीक। शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये रफली का है, रफ पे केवल चेक करने का, हम बाकी लिखेंगे, केवल हम लिखेंगे कि अब यहाँ पेयर का काम क्या होगा, जब ये क्लियर होगा तो पेयर का काम क्या होगा, पेयर का काम नहीं होगा कि चूंकि 38,220 को 196 से भाग देने पर भागफल 195 तथा शेषफल 0 आता है। इसलिए यूक्लिड विभाजक परमेयिका से यूक्लिड विभाजक परमेयिका क्या होती है कि भाज्य बनाता है। भाज्य मतलब 38,220 बराबर भाजक गुणे भागफल। भाजक मतलब 196 गुणे भागफल, भागफल मतलब 195 प्लस शेषफल, शेषफल मतलब 0। इतना काम है। हमने पिछली बार बताया था कि पूरा का पूरा मामला शेषफल पे निर्भर करता है। अगर शेषफल 0 आ गया, शेषफल अगर 0 आ गया तब क्या होगा, इन दोनों में जैसे जिससे भाग दिया जाता है, मतलब भाज्य और भाजक में उस स्टेप में भाज्य और भाजक में जो छोटा होगा वही भाज्य और भाजक का मतलब वही दी गई दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगा। तो यानी बोले चूंकि शेषफल 0 है, शेषफल 0 है, ठीक। तो इसलिए किसका 196 तथा 38,220 का मासा बराबर जो आएगा वो 196 ही आएगा। तो आंसर नीचे लिख दीजिएगा, आंसर 196। तो ये रहा कंप्लीट सॉल्यूशन। क्योंकि यहाँ एक ही स्टेप से आ गया तो ज़्यादा स्टेप की बात करनी नहीं पड़ी। जैसे इसके पहले क्वेश्चन में कई स्टेप चले थे, तो मैं अब एक और, क्योंकि हमने सोचा था कि ये बड़ा करके हो सकता है, बड़ा प्रोसेस हो, लेकिन ऐसा है नहीं। तो एक एग्जाम्पल और हम ऐसा उठाते हैं, एक क्वेश्चन और हम ऐसा उठाते हैं कि जिसका प्रोसेस 2 3 4 स्टेप में हो, ठीक। तो जिससे तुम लोगों को समझने में आसानी हो सके, ठीक। तो उसके लिए एक क्वेश्चन हम लिखने चल रहे हैं। तो देखिए एग्जाम्पल 3 कह दीजिएगा उसको, क्योंकि एक पहले हो चुका है, एक आज हुआ है, ठीक। और एक जो है अभी और ले लेते हैं। तो
तो इसमें जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 बुक के ही क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के, ठीक, जिनको हम एग्जाम्पल के तौर पे करवा देते हैं। इसके अलावा और भी जो क्वेश्चन मिलेंगे तुम लोग अपना करोगे, नहीं आएगा तो उसके लिए जो संपर्क करोगे, ठीक। तो जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें कि चलिए 867 तथा 225 का मासा मतलब HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा ज्ञात कीजिए। ये है हमारे पास क्वेश्चन, ठीक। तो अब प्रक्रिया वही कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा कैसे किया जाएगा, ठीक है, वही प्रक्रिया है, सेम प्रोसेस। इस सबसे पहले जैसे पीछे हमने कहा था, पहला स्टेप हम देखेंगे कि इन दोनों संख्याओं में जिनका मासा निकालना है कौन बड़ी है और कौन छोटी है। उसके बाद बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देंगे, भागफल और शेषफल जो है डिक्लेयर करेंगे। वैसे ही जैसे हम रफ में कहीं क्लियर करते थे, लिखने का प्रोसेस हमारा यही होगा। तो हम रफ काम के लिए थोड़ा सा यहाँ अपने पास जगह बना लेते हैं, तुम लोग जो कहीं और पेज में कर लीजिएगा, फिर लगाओ यहाँ। चलिए देखिए सोल्यूशन कैसे किया जाता है, ठीक। तो सोल्यूशन चूंकि 867 ये बड़ा है किससे, 225 है ना, 255 है, 255। अब यहाँ बड़ा है 200, जहाँ छोटा कौन है 255। तो 255 को 867 से हम भाग दे करके भागफल और शेषफल क्लियर करेंगे। तो आइए उसको कर लिया जाए। भाग देने की प्रक्रिया वही है, ठीक। तो 867 भागे 255 भाग देना तुम लोगों को आता है, तो भाग दे करके क्लियर कर लीजिएगा। भागफल क्या आएगा और शेषफल क्या आएगा, ठीक। तो ऐसी प्रक्रिया में देखोगे तो भागफल 3 आएगा और शेषफल क्या आएगा, 102 आएगा। भागफल क्या आएगा, 3 आएगा और शेषफल 102 आएगा। ऐसे करके देख लोगे तुम लोग यहाँ, भागफल 3 और शेषफल जो आएगा 102 आएगा। तो ये डिसाइड हो गया फिर रफ कॉपी में। अब फिर हम वही चीज लिखेंगे, चूंकि 867 को 255 से भाग देने पर भागफल, ठीक, 3 तथा शेषफल 102 आता है, तो इसलिए यूक्लिड विभाजन परमेयिका से क्या होगा, वही भाज्य मतलब 867 बराबर हो जाएगा भाजक मतलब 255 गुणे भागफल मतलब 3 प्लस में शेषफल मतलब 102। भागफल चेक कर लीजिएगा, अगर हो सकता है तो उसके अपने हिसाब से सुधार कर लीजिएगा, भागफल और शेषफल बदल करके, समझ रहे हो, क्योंकि कैलकुलेशन में कभी कभी गलती हो जाती है, ठीक। तो अब पूरा का पूरा मामला हमने कहा था शेषफल पर निर्भर करेगा। शेषफल चलो देखो क्या है, शेषफल अगर शून्य हो जाए तो काम हमारा हो जाएगा। शेषफल अब यहाँ देखा जाए 102 है, क्या शून्य है, नहीं है, शेषफल शून्य नहीं है। तो शेषफल शून्य नहीं है तो अब क्या होगा, तो अब इसी प्रक्रिया को हम लेकर के फिर आगे बढ़ेंगे, लेकिन किनके साथ, ये 255 जो है, जो पहले भाजक हुआ करता था उसको, ठीक, और जो शेषफल आया है उसको लेकर के, ठीक। अब फिर देखें तो प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया यही है कि हमको 255 और 102 में देखना है। अब अगर शेषफल शून्य नहीं आया तो इसमें देखना है प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया वही कि दोनों में कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो यहाँ पे देखा जाए 255 बड़ा है, 102 छोटा है, ठीक। तो अब की बात 255 में 102 से भाग देंगे, भागफल और शेषफल डिसाइड करेंगे। भाग देने का तरीका वही। तो इस साइड में हम ले लेते हैं 255 भागे 102, ठीक। और ये 2 बार जाएगा तो हो जाएगा कितना, 204
और यहाँ पे देखा जाए तो कितना आएगा 1 5। तो आपकी बात जो है भागफल 2 और शेषफल 51 आ रहा है। ठीक, तो फिर वही चीज है कि पुनः करके पेड़ पे कैसे लिखना है, तो पुनः ठीक किसमें 255 ये भी लिख लेना, थोड़ा लिख कर देना है ना, तथा 102 में क्या होगा, तो 255 बड़ा है 102। ठीक, ये देख रहे ये लिख देंगे क्योंकि इन दोनों में देखना। ठीक, तो इसलिए 255 को 102 से भाग देने पर भागफल कितना 2 तथा शेषफल कितना 51 आता है या 51 है। ठीक, तो इसलिए पुनः यूक्लिड विभाजन परमेलिका से क्या होगा, यूक्लिड विभाजन परमेलिका क्या कहते हैं कि भाज्य बराबर है। तो यहाँ भाज्य कौन है 255 बराबर क्या हो जाएगा, भाजक कौन है 102 गुणे भागफल कौन है 2 प्लस में शेषफल कितना है 51। यूक्लिड विभाजन परमेलिका से ये लिखा जा सकता है। ठीक, अब फिर देखो क्या शेषफल 0 आया, तो शेषफल यहाँ 0 फिर नहीं आया। अब क्या करेंगे, फिर वही प्रक्रिया भाग दे करके, लेकिन अब की बात संख्याएं कौन लेंगे 102 लेंगे और 51 लेंगे। ठीक, तो जब 102 और 51 लेंगे तो फिर यही देखेंगे दोनों में छोटा कौन है, तो वही चीज हम फिर करने चल रहे हैं। तो पुनः 102 तथा 51 में 102 बड़ा है किससे 51 से। ठीक, तो इसलिए आपकी बार 102 में 51 से भाग देंगे, तो 102 में जब 51 से भाग देंगे तो आपकी बार भागफल 2 और शेषफल 0 आ जाएगा। तो इसलिए 102 को 51 से भाग देने पर भागफल 2 तथा शेषफल 0 है। तो इसलिए पुनः यूक्लिड विभाजन परमेलिका से क्या यूक्लिड विभाजन परमेलिका क्या कहती है, भाज्य मतलब 102 बराबर हो जाएगा किसके, भाजक गुणे भागफल मतलब 51 गुणे 2 प्लस शेषफल मतलब आपकी बात कितना है 0। और यहीं तक हमारा स्टॉप जहाँ शेषफल 0 आ जाए। तो शेषफल 0 आ गया। अब जब शेषफल 0 आ गया, ठीक, तब दोनों संख्याओं का मासा ज्ञात हो गया, लेकिन वो होगा कौन, ये जो लास्ट स्टेप में बड़ा और छोटा का इंडिकेटर हम किए हैं, इसमें जो भाजक होता है वही दोनों संख्याओं का भागफल क्या हो, दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगा। तो लिखेंगे क्या, क्योंकि शेषफल बराबर 0। ठीक, तो इसलिए जो दोनों संख्याएं दी गई थी उनका मासा, दोनों संख्याएं दी क्या गई थी, दोनों संख्याएं जो दी गई थी 867। तो इसलिए 867 तथा 255 का मासा बराबर कितना हो जाएगा 51। तो यही आंसर हो जाएगा, आंसर जो है 51। तो इस तरह से हम दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक जो है यूक्लिड विभाजन परमेलिका के द्वारा जो है ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो
आइए अब इस पे आधारित कुछ वर्क तुम लोगों को दे दिया जाए और जिसको करिएगा, करने के बाद जो है हमारे पर्सनल नंबर पे दीजिएगा, उसको हम जो है देखेंगे कैसे क्या, फिर सही गलत जो जैसे होगा उसका हम उस पर लिख करके आंसर वगैरह भेजेंगे। ठीक, तो आइए अब होमवर्क कुछ नोट कर लो या वर्क कुछ नोट कर लो, जिसको कहा जाए जो बोर्ड की दृष्टि से अच्छे क्वेश्चन हैं। तो आइए इसी पे आधारित कुछ वर्क ले लिया जाए। वर्क पहला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन 135 तथा 225 का मासा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2। आइए और कुछ क्वेश्चन उठा लिया जाए पीछे से जो क्वेश्चन नंबर 2 ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से किसका आपकी बात हम तुम लोगों को दे दें 4052 तथा 12576 का मासा या इसको बोलते हैं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 8840 यूक्लिड विभाजन 840 तथा 23120 तथा 23120 का मासा मतलब यचसिया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करो। तो ये 3 क्वेश्चन हम तुम लोगों को वर्क दे रहे हैं, ये भी करिएगा। ठीक है, और कैसे किया जाता है प्रोसेस 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चनों को लेकर के बताया जा चुका है। ठीक, और इनकी मदद से जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा जो इनको ज्ञात किया जा सकता है। आगे हम तुम लोगों को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा 3 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालना बताएंगे। उसके पहले प्रश्नावली के जो बची हुई है आइए उसको हल कर लिया जाए। और तुम लोग अपना अब जो है सबके लिए ये रिक्वेस्ट है या यूँ कह दीजिए कि सबको ये सूचना दी जाती है कि जैसे जैसे यहाँ पे फेयर वाला काम चल रहा है जो लिखने पढ़ने का, दोनों वीडियो से तुम लोग अपना जो है नोट्स बनाना शुरू कर दोगे और नोट्स बना करके उसको हमारे पर्सनल नंबर पर सेंड करोगे। ठीक, उसको देखा जाएगा कैसे कैसे क्या है। कॉपी में स्केच पेन और लिखने का तरीका जो 9th में तुम लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की गई थी। ठीक है, तो जितनी ज़रूरत हिंदी वगैरह की होती है या जितने कैलकुलेशन की है उसको अपने जगह पे मेंटेन रखिएगा। फेयर काम अलग, रफ काम अलग, रफली हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपना तुम लोगों करने का तरीका होता है, बस प्रोसेस आनी चाहिए। ठीक, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। अब आइए प्रश्नावली NCERT की जो प्रश्नावली है, पहली प्रश्नावली का 1.1 NCERT का क्वेश्चन है जो है सब हल करवाए जाएंगे। तो जिसमें पहला क्वेश्चन तो हो गया है, पहला क्वेश्चन जो है हो गया है और पहले क्वेश्चन को जो है करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यही जो पीछे काम था यही सब चीज़ें हैं। फिलहाल अगर किसी को दिक्कत होगी तो बताएगा। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं NCERT के प्रश्नावली 1.1 का। ठीक, तो एक्सरसाइज
ये है 1.1 NCERT की प्रश्नावली है। ठीक, तो इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन जो है, पहले क्वेश्चन को जानना और पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं, तुम लोग अपने हिसाब से उसको समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन क्या है यहाँ लिखेंगे नहीं क्वेश्चन, ठीक, लेकिन तुम लोग अपना जो है पढ़ करके पहले क्वेश्चन के बारे में इतने बिंदुओं को जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या दिया गया है, क्या करना है, क्या दिया गया है, क्या करना है। जब तक ये चीज़ हम नहीं जानेंगे तब तक कैसे क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि दर्शाइए, मतलब दिखाइए या सिद्ध कीजिए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 कामा 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है। सिद्ध कीजिए या दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम धन पूर्णांक, मतलब धनात्मक विषम धन पूर्णांक। अब धनात्मक विषम धन पूर्णांक कौन होता है तुम लोग जानते हो, ठीक, वो सदैव कह रहा है कि इसके या इसके रूप में हो सकता है, ये सिद्ध कीजिए। तो कोई ना कोई धनात्मक विषम धन पूर्णांक होगा, कोई ना कोई धनात्मक विषम धन पूर्णांक होगा। चलिए देखते हैं, सिद्ध करते हैं इस चीज को। ठीक, तो आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। तो चलिए, बात किसकी हुई है? धनात्मक विषम पूर्णांक या विषम धन पूर्णांक, कुछ भी कह सकते हैं। तो माना, तो भाई जब बात उसकी होती है तो मान लेते हैं कोई एक संख्या है हमारे पास जो धनात्मक भी है, विषम भी है और पूर्णांक भी है। तो माना ए कोई धनात्मक विषम धन पूर्णांक है। ये हमारे पास धनात्मक विषम धन पूर्णांक है। तो अब इसी को सिद्ध करेंगे कि इसको 6q या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में लिखा जा सकता है, जहां q एक पूर्णांक है। ये भी देखिएगा, कोई चीज में होगा, शायद हम भूल गए होंगे। तो जहां q क्या है, एक कोई पूर्णांक है। तो याद रखिएगा, एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा। जैसे एक कोई धनात्मक विषम धन पूर्णांक हमने मान लिया, और किस रूप में हमको सिद्ध करना है, वो सिद्ध करना है 6m + 1, 6m + 3 देख लेते हैं। हाँ ठीक, या 6m + 5 के रूप में, इसी रूप में सिद्ध करना। तो यहाँ पे हम इसको भाज्य मानेंगे, भाज्य, और इस 6 को भाजक लेंगे, और उसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करेंगे और देखेंगे क्या आता है। ठीक, तो अब आगे देखें। तो पुनः माना ए को 6 से ही, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6 यम के रूप में हमको देखना है, तो वहीं से इस चीज का चयन करेंगे। 6 से भाग देने पर भागफल क्यों तथा शेषफल आर। मान लेते हैं कि ए को 6 से भाग दिया और भागफल क्यों आया और शेषफल जो है आ रहा है। तो अगर ऐसा है तो हम जानते हैं कि विभाजन प्रमेय कैसे क्या होगा। तो इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होगा, ए बराबर मतलब भाज्य बराबर, यही तो कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, भाज्य बराबर भाजक मतलब 6 गुणे भागफल मतलब क्यों प्लस में शेषफल मतलब आर। और जहाँ शेषफल की विशेषता क्या है, ये जो भाजक है भाजक से बड़ा नहीं हो सकता।
ठीक। तो जहां जहां जीरो हो सकता है, क्षेत्रफल जीरो हो सकता है, जीरो से बड़ा हो सकता है, तो जीरो ये आर जो है, आर बराबर जीरो हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। उससे बड़ा नहीं, उससे बड़ा नहीं होगा 5 से, क्योंकि 5 जाएगा तो एक बार भाई भाजक के बराबर हो जाएगा, तो भाजक के बराबर या उससे बड़ा तो क्षेत्रफल हो नहीं सकता। ठीक। तो अब आइए देखिए, यहीं से पूरी की प्रक्रिया है। चलिए देखते हैं। अब हमको वो कह रहा कि इतने रूप का जो है वो विषम होगा, तो चलिए आगे देखते हैं। तो हमारे पास कुल क्या कंडीशन बनी, यही आर का मान इसी में रखेंगे, चाहो तो इसको हम समीकरण एक बना लें, उसके बाद यहाँ लिख दें। ठीक, यही आर का मान समीकरण एक में बारी बारी से रखते जाओ। तो फिर देखो क्या वाकई में इस रूप का जो आता है वो विषम धन पूर्णांकी है। ठीक, विषम धन पूर्णांकी है, मतलब ये यम हो सकता है, क्यों हो सकता है, जो भी कुछ है, इससे नहीं मतलब है। आई बात समझ में। तो चलिए, तो अगर ऐसा है तो इसलिए r बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर तो जब r बराबर 0 रखोगे तो a बराबर क्या आएगा, 6 क्यों आएगा, नहीं आएगा, a बराबर 6 क्यों आएगा। अच्छा, सम और विषम की पहचान कैसे होती है, 2 से भाग देने पर। अगर 2 से भाग देने पर पूरी तरह से संख्या कट गई तो सम संख्या है, और अगर शेषफल बच गया तो सम संख्या नहीं हो सकती, तब वो विषम होगी। ठीक। अच्छा, तो यहाँ इसको देखा जाएगा तो ये क्या है, 2 से विभाज्य, तो यहाँ लिखेंगे जो कि 2 से विभाज्य है, नहीं बल्कि ये लिखना ठीक नहीं होगा, जो कि सम संख्या, उतना तो हम जानते हैं, जो कि सम संख्या। चलिए, r बराबर 0 पे कंफर्म हो गया। फिर क्या करते हैं, पुनः समीकरण 1 में r बराबर 1 रखने पर तो समीकरण 1 में ले जाएंगे, r बराबर 1 रखकर तो क्या मिलेगा, a बराबर 6 क्यों प्लस 1। अब इसमें शेषफल क्या है, 1 है, शेषफल बच रहा है, तो जब शेषफल 1 बच रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक विषम संख्या है। ठीक, तो हम चाहे लिख दें जो कि 2 से विभाज्य नहीं है। ठीक, तो इसलिए a बराबर 6 क्यू प्लस 1 एक विषम संख्या है, r बराबर 1 पे 0 पे देख चुके, 1 पे देख चुके, 2 पे आगे देखा जाए। पुनः समीकरण 1 में r बराबर 2 रखने पर तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6 क्यू प्लस 2 हो जाएगा, इंप्लाइड दैट a बराबर 2 कॉमन ले लेंगे, 3 क्यू प्लस 1 हो जाएगा, 3 क्यू प्लस 1। अच्छा, यहाँ देखो ये भी 2 से विभाज्य है कि नहीं, तो यहाँ लिखोगे जो कि 2 से विभाज्य है। ठीक, तो इसलिए a बराबर 6 क्यू प्लस 2 एक सम संख्या है, r बराबर 2 पे भी क्लियर होगा, r बराबर 3 पे देखेंगे, 4 पे देखेंगे और 5 पे देखेंगे, सब पे देखेंगे। ठीक, तो 2 यहाँ तक कंफर्म हो गया, कब सम मिल रही कब विषम मिल रही, उस पॉइंट को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। आइए पुनः समीकरण 1 में r बराबर 3 रखने पर r बराबर 3 रखने पर तो क्या मिलेगा, a बराबर 6 क्यों प्लस में 3, इंप्लाइड दैट यहाँ क्या होगा, 3 कॉमन ले लेंगे, 2 क्यों प्लस में 1, तो क्या ये 2 से विभाज्य है, किसी तरह से नहीं विभाज्य हो सकते। यहाँ पे लिख देंगे जो कि 2 से विभाज्य नहीं है,
जो कि 2 से विभाज्य नहीं। अगर ये 2 से विभाज्य नहीं तो इसलिए विषम संख्या होगी, ठीक। तो इसलिए a बराबर 6q प्लस 3 एक विषम संख्या है। r बराबर 3 पे भी क्लियर हो, ठीक। r बराबर 3 पे भी क्लियर हो गया। अब r बराबर 4 पे देखा जाए, क्योंकि 5 तक हम पूरा जाएंगे वैसे ही, ठीक। तो पुनः समीकरण एक में r बराबर 4 रखने पर r बराबर 4 रखने पर क्या होगा, a बराबर 6q प्लस में 4 पूरे से 2 कॉमन हो जाएगा, 3q प्लस में 2 इम्प्लाई करेंगे, ठीक। जो कि 2 से विभाज्य, देख ही रहे हो, जो कि 2 से विभाज्य है, जो कि 2 से विभाज्य है। अब कोई भी संख्या अगर 2 से विभाज्य होती है तो वो सम संख्या होती है, ठीक। तो इसलिए a बराबर 6q प्लस में 4 एक सम संख्या है। अभी एक पॉइंट और बचा हुआ है, r बराबर 5 पे। तो यहाँ लिखोगे पुनः समीकरण 1 में r बराबर 5 रखने पर तो रख दिया जाए, a बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस में 5, ठीक। तो यहाँ देखो कोई चीज कॉमन है, नहीं कॉमन है। क्या ये 2 से विभाज्य है, नहीं विभाज्य है। तो यहाँ लिखोगे जो कि 2 से विभाज्य नहीं है, तो इसलिए a बराबर 6q प्लस में 5 एक विषम संख्या है। अब r के सभी मानों पे हम देख चुके हैं, कभी सम मिलता है, कभी विषम मिलता है, ठीक। दोनों संख्याएं मिल रही हैं, तो दोनों अगर संख्याएं मिल रही हैं तो ये हमको देखना है कि कब सम मिली है। सम कब मिली है, तो सम तभी मिली है जब वो संख्या 6m प्लस 1 या 6q प्लस 1, ठीक, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5, जब इसी रूप में है तभी तो केवल विषम संख्या मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ, कि प्रत्येक धनात्मक विषम संख्या को 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। तो नीचे लिखोगे अतः प्रत्येक धनात्मक विषम धन पूर्णांक को 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। हेंस रूट। तो यहाँ तक देखिएगा, ठीक। तो इस रूप में जो है तो सब विषम दोनों पे अगर गौर करें तो ये पॉइंट हमको निकल कर दिया जाता है। तो जैसे 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 तो होता है, ठीक। यही अमों के रूप में होगी तो भी चलेगा। तो आगे इस पर हम आधारित और क्वेश्चन जो है देंगे, जो वर्क दिया गया है वो तुम लोग करिएगा, और नोट्स जो है सिस्टमेटिक जैसे पहले वीडियो की, दूसरी वीडियो की जो थ्योरी वगैरह है उसका कलेक्शन लेकर के अपना जो है बनाते रहिएगा, हमको दिखाते रहिएगा, ठीक। आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिलहाल हम लोग फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।